इस जहां से उस जहां तक जहां भी जाओगे, हर मोड़ पर हर जगह मुझे ही पाओगे। The challenge in dealing with Sri Lanka. 56 दिन का सीना क्या खोखला हो गया? आप पैरवी करोगे किसका क्वेश्चन है किसका क्वेश्चन नहीं है। वो विदेशी है तो सरकार को साबित नहीं करना कि वो विदेशी है। सदन में किस सांसद ने खोल दी देश में लागू जीएसटी की पोल, और सदन की कार्यवाही के बीच अचानक खड़े होकर ताली क्यों बजाने लगे बीजेपी के सांसद? आखिर कौन सा सांसद कार्यवाही में भाग लेने के लिए सीधे जेल से पहुंचा संसद, और ऐसा क्या हुआ कि सदन शुरू होने से पहले ही ओम बिरला के चेंबर में पहुंच गए ऑल पार्टी के नेता? क्या राहुल गांधी को मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाली बात पर चौतरफा गिर गए हैं ओम बिरला? और किस सांसद ने कहा कि 56 इंच का सीना हो गया है खोखला? आखिर सदन में ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की होने लगी चर्चा? इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने किस बिल को बताया संविधान के खिलाफ, और किस नेता ने अखिलेश यादव को कह दिया नमाजी, और डिंपल यादव ने इस पर क्या दिया जवाब। आज संसद रिपोर्ट में ये सब कुछ, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है कि बस वीडियो के अंत तक बने रहना है। क्या देश की संसद गांव का प्राइमरी स्कूल बन गया है जहां हेडमास्टर बच्चों पर रौब झाड़ता है? आजकल संसद में भी यही देखने को मिल रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सांसदों को पाठ पढ़ाने में लगे हैं। जब देखो किसी ना किसी सांसद पर भड़क जाते हैं। बुधवार 26 मार्च को राहुल गांधी पर भड़क गए और मर्यादा का पाठ पढ़ाने लगे, जबकि राहुल गांधी ने उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इस मुद्दे पर बात करने के लिए विपक्ष के सभी पार्टियों के नेता लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में पहुंच गए और इसे संसदीय मर्यादा का उल्लंघन बताया। आज सुबह इंडिया अलायंस का एक डेलीगेशन शून्यकाल के समय में आदरणीय अध्यक्ष महोदय से मिले। उस डेलीगेशन में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, केरला कांग्रेस, आरजेडी, आईयूएमएल, आरएलपी, एमडीएमके और हम सब उस मीटिंग में थे। एक चिट्ठी हमने स्पीकर महोदय को दी जिसमें और भी विभिन्न इंडिया अलायंस के नेताओं का हस्ताक्षर है, जैसे कि आरएसपी और शिवसेना का। और हमने अपनी सामूहिक चिंता और सामूहिक दुख आदरणीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखा कि किस प्रकार से सत्ता पक्ष सदन की परंपरा, नियमों और संस्कृति का उल्लंघन कर रही है। विभिन्न विषय उठाए हम विस्तार से हम आपके सामने रखना उचित नहीं समझते, क्योंकि एक मीटिंग अंदर हुई, एक चिट्ठी हमने दी, लेकिन विशेष रूप से हमने ये मुद्दा उठाया कि कल अध्यक्ष महोदय जब आए और उन्होंने अपना स्टेटमेंट पढ़ा, उनके स्टेटमेंट से वो किस विषय को, किस पल की उल्लेख वो कर रहे थे, चर्चा वो कर रहे थे, वो उसमें स्पष्ट नहीं था। उन्होंने रूल 349 का नाम लिया और कहा कि सदन के सदस्यों और विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष को रूल 349 का पालन करना चाहिए। इस वाक्य में वो किस विशेष घटना का उल्लेख कर रहे थे, इसका बात हमें नहीं पता चलता। लेकिन बाहर हमने देखा शाम को कि किस प्रकार से इस वाक्य का राजनीतिकरण हुआ, दुष्प्रचार हुआ, और वही बात आज हमने अंदर स्पीकर महोदय को भी अवगत किया कि आपके उस वाक्य को किस प्रकार से आज बाहर मीडिया में उसका राजनीतिकरण हो रहा है। एलओपी शून्यकाल में अपनी
पैर पे थे, उनके पद का उल्लेख किया गया, बताया गया कि उनके पद के अनुसार वो सदन की परंपरा का कहीं ध्यान नहीं रख रहे। और जब एलओपी खड़े हुए तो हम सभी ने देखा कि तुरंत हाउस अर्जन हो गया। और जैसे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए वो व्यक्ति राहुल गांधी जी, उनको कल बोलने नहीं दिया गया। उनका नाम उल्लेख हुआ पर उनको बोलने नहीं दिया गया। पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से कल पूरा घटनाक्रम हुआ। नेता प्रतिपक्ष हमारे एक लोकतंत्र के संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति, उनके पद का उल्लेख हुआ और उस व्यक्ति को बाद में बोलने का अवसर नहीं मिला। वो अभी भी वो, जैसे कि हमने कहा कि उनके बयान में कोई विशेष घटना का उल्लेख नहीं है, लेकिन बाहर बीजेपी का आईटी सेल राजनीति कर रहा है। हम बाहर बीजेपी से मुकाबला और उनके आईटी सेल से मुकाबला करने के लिए सक्षम है, लेकिन अंदर संसद में संसद की परंपरा, संवैधानिक पदों की गरिमा का हम विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। और विभिन्न और बातों को आज विपक्षी दलों ने उठाया और विपक्षी दलों ने इस बात को भी कहा कि कल नेता प्रतिपक्ष को जो बोलने का अवसर नहीं मिला, वो हम सभी के लिए बहुत ही दुखद। स्पीकर ने क्या कहा? स्पीकर का क्या आश्वासन रहा आप लोगों को? क्या बात? देखिए, मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय की टिप्पणी, उन्होंने क्या बात कही, उन्होंने क्या उत्तर दिया, उस पे जाना, उसका उल्लेख करना मीडिया के सामने मैं उचित नहीं समझता। धन्यवाद। वहीं संसद की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे राहुल गांधी से जब पत्रकारों ने बिरला के मर्यादा वाले पाठ पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं। दरअसल सदन की आज शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। इसी दौरान जेल से संसद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए पहुंचे इंजीनियर राशिद ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से सवाल पूछ लिया। जैसा कि ऑनरेबल मेंबर साहब ने कहा, गडकरी साहब के तो सारे फैन हैं हर जगह काम करने के, तो हमारी इनसे ये रिक्वेस्ट है, क्या आपका विभाग, आपकी सरकार कुपवारा करना रोड और बांडीपोरा गुरेस रोड और कुपवारा केरन रोड को नेशनल हाईवे का दर्जा देगी और उनकी वाइडनिंग के लिए, बाकी चीज़ों के लिए आप प्रावधान रखेंगे और आप उसके लिए पैसा हमें दे देंगे? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो केवल सीमित है और इन्होंने सम्माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है वो जम्मू कश्मीर के बारे में है। मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई तो विशेष रूप से जो बैकवर्ड स्टेट थे, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, उसमें प्रायोरिटी दी गई नॉर्थ ईस्ट को, उत्तराखंड को, हिमाचल को, जम्मू कश्मीर को। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि करीब 2 लाख करोड़ के काम हम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। 105 टनल बना रही है। पिछले बार अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको भी प्रार्थना की थी कि आशिया की सबसे बड़ी झोजिला टनल जो 12,000 करोड़ रुपए जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, वो केवल 5,500 करोड़ में बनाकर 5वीं बार टेंडर हुआ, पैसे बचाकर उसका काम 70% पूरा हुआ है। ये कारगिल के पहाड़ी के नीचे है। और मैंने आपको भी आमंत्रित किया है कि सम्माननीय, ये स्टेट ऑफ आर्ट वर्क है, आशिया की सबसे बड़ी टनल है, -8 डिग्री तक टेम्परेचर है और उस कठिनाइयों में हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो पार्लियामेंट के तरफ से आपके नेतृत्व में वहाँ एक बार आप आइए, ये मैंने आपको अनुरोध किया था। और ये जो रोड बता रहे हैं उसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को भी हमने कश्मीर में काफ़ी काम दिया है और विशेष रूप से कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट के लिए हमने NHI DCL करके NHI जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और वो अब जम्मू कश्मीर में 105 टनल का काम हम कर रहे हैं।
केवल जम्मू से श्रीनगर के उस पर 36 टनल कर रहे हैं, उसमें से करीब 22 टनल पूरी हुई है। जो जम्मू से श्रीनगर आने के लिए 8-8, 9-9 घंटे लगते थे, वो केवल अब 3-3.5 घंटे में हो जाएगा और कटरा से आकर डायरेक्ट दिल्ली तक पहुंच जाएंगे 6 घंटे में। उधर राज्यसभा में बोलते हुए आप सांसद राघव चड्ढा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को निशाने पर लेते हुए जीएसटी की पोल खोल दी। उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक लगने वाले कर पर आम जनता की आंखें खोलने वाली बात कह डाली। इस पर संसद में मौजूद वित्त मंत्री मुस्कुराती नजर आई। मुस्कुराना भी जायज था। आखिर जब वित्त मंत्री से बढ़ते प्याज लहसुन के दाम पर सवाल किया जाता है तो उनका जवाब होता है कि वो तो प्याज और लहसुन खाती नहीं है। सो आज भी ऐसा ही हुआ। टैक्स टू लिव, टैक्स टू डाई एंड टैक्स एवरीथिंग इन बिटवीन। इस जीवन में दो ही चीजें निश्चित हैं। देयर आर ओनली टू थिंग्स दैट आर सर्टन, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। इस जहां से उस जहां तक जहां भी जाओगे, हर मोड़ पर हर जगह मुझे ही पाओगे, यानी कि टैक्स। मैडम, सपना था विश्व गुरु बनने का, बन गए हम टैक्स गुरु। और इतना टैक्स जो भारत की आबादी सरकार के खजाने में डालती है, उसके बदले सरकार जनता को देती क्या है, यह बहुत बड़ा सवाल है। कौन सी ऐसी हाई क्वालिटी सर्विस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट जनता को दी जाती है? क्या हमें क्वालिटी हेल्थ केयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है? नहीं मिलता। क्या हमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है? नहीं मिलती। क्या हमें फ्री वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन मिलता है? नहीं मिलता। क्या हाई क्वालिटी रोड्स मिलती हैं? अगर अच्छी हैं तो टोल टैक्स भरना पड़ता है। क्या 24 घंटे 7 दिन बिजली आती है? नहीं आती। तो इतना सारा जो टैक्स सरकार इकट्ठा करती है, उसका करती क्या है? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं दैट वी इन इंडिया पे टैक्सेस लाइक इन डेवलप्ड कंट्रीज टू गेट सर्विसेज लाइक इन सब सहारन कंट्रीज। Madam, from the moment a child is born to the very moment his family mourns his death, the government is there at every step, not to help you, but to tax you. और आइए एक रोमांचक यात्रा पे चलते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी हर बार मेरे सवालों का जवाब देते हुए मुझ पर तंज कसती हैं और कहती हैं कि शायद ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, इनकी डिग्री असली नहीं है, तमाम तरीके की बातें मेरे बारे में कहती हैं, निजी हमले करती हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, मेरे मन में उनके प्रति बहुत आदर है। ओहदे में, हैसियत में, उम्र में, अनुभव में बहुत बड़ी है मुझसे। लेकिन आज मैं इस सीए की डिग्री को किनारे करके सरल भाषा में आम आदमी की तरह इस देश के आम आदमी का दर्द आपके सामने रखना चाहता हूं कि कैसे हमारे जन्म होने से लेकर हमारे मरने तक टैक्स पे टैक्स सरकार हमसे वसूलती है। मैं आपके सामने जीवन के 8 चरण, 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ रखना चाहता हूं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ, जब इंसान पैदा होता है, दैट इज द बर्थ स्टेज। बच्चे के पैदा होने से पहले, उसकी आंखें खुलने से पहले जो उसको वैक्सीन लगती है, उस पर 5% जीएसटी लगता है। जिस अस्पताल में बच्चा पैदा होता है, उस हॉस्पिटल के कमरे के चार्जेस पर अगर 5,000 रुपए से ज्यादा का कमरा हो तो 5% जीएसटी लगता है। बेबी केयर के आइटम्स पे 5% जीएसटी लगता है। और अगर उसके माता पिता बच्चे के पैदा होने पर मिठाई बांटे तो मिठाई पर 5% और चॉकलेट पर 18%, 28% जीएसटी लगता है। दूसरा चरण जीवन का इन्फेंसी और चाइल्डहुड यानी कि बचपन। बचपन में बेबी फूड जो खरीदा जाता है उस पर 12 से 18% जीएसटी, डाइपर जो खरीदा जाता है उस पर 12% जीएसटी, बेबी स्ट्रोलर पे 5 से 12% जीएसटी, और जो खिलौने बच्चे को दिए जाते हैं उन खिलौनों पर भी 12% जीएसटी लिया जाता है। जब मुंडन होता है बच्चे का, पहला हेयर कट जिसे कहते हैं, उस हेयर कट की सर्विसेज पर भी 18% जीएसटी, और पहली बर्थडे पार्टी पर जो फोटोग्राफी होती है, फोटो खिंचवाई जाती है, उस फोटोग्राफी सर्विसेज पर भी 18% जीएसटी। यहां तक कि नामकरण की बर्थडे पार्टी जो की जाती है उस पर भी, केटरिंग सर्विसेज से लेकर खान पर 18% जीएसटी सरकार वसूलती है। अब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो स्कूल जाने पर यूनिफॉर्म से लेकर जूतों, स्कूल बैग, लंच बॉक्स, सब पर जीएसटी लगता है। 12% जीएसटी नोटबुक पर लगता है, 18% जीएसटी स्टेशनरी आइटम पर लगता है। और उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बच्चे को करनी हो, कोई म्यूजिक क्लास करनी हो या फिर कोई स्पोर्ट्स कोचिंग की क्लास वो ले, उस पर भी 18% जीएसटी देना पड़ता है। प्राइवेट ट्यूशन ले तो उस पर भी जीएसटी, और पहली साइकिल जो बच्चा खरीदता है उस पर भी 12% जीएसटी देना पड़ता है। गृह मंत्रालय द्वारा लाए गए इमिग्रेशन बिल में सुधार का कई सांसदों ने मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसे लोकतंत्र में निहित मूल अधिकारों के खिलाफ बताया। साथ ही सवाल किया कि क्या जैसा व्यवहार ट्रंप ने भारतीय प्रवासियों के साथ किया था, क्या आप भी वैसा ही व्यवहार अमेरिकी नागरिकों के साथ करेंगे? कि अप्रवासन और विदेशियों से संबंधित जो ये विधेयक है उस पे आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, मैं कई बार अपने आप से ये सवाल पूछता हूं कि हमने
स्वतंत्रता की लड़ाई क्यों लड़ी? क्या सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ी थी? वो लड़ाई इसलिए लड़ी गई थी क्योंकि हम एक ऐसे समाज का, एक ऐसे देश का निर्माण करना चाहते थे जो कुछ मूल्यों के ऊपर, कुछ असूलों के ऊपर आधारित हो। हमने भारत के संविधान की संरचना क्यों की? भारत के संविधान की संरचना इसलिए की कि उसमें अपने नागरिकों को और बाकी लोगों को कुछ ऐसे मौलिक अधिकार दिए जाएं जो एक डिग्निटी से अपनी जिंदगी जीने के लिए अति आवश्यक है। और इसीलिए अगर आप संविधान को अपने संज्ञान में लें तो संविधान की जो धारा 14 है, धारा 19 है, धारा 21 है, इसको गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। इट इज कॉल्ड द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ राइट्स। और जब भी कोई विधेयक इस सदन में आता है तो सरकार की तरफ से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो विधेयक उसके अनुरूप है कि नहीं, क्योंकि यह जिम्मेवारी सिर्फ न्यायपालिका की नहीं बनती, यह जिम्मेवारी सरकार की बनती है, क्योंकि संविधान की जो संरचना है वो हमारे ही पूर्वजों ने संविधान सदन में की थी। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि विदेशियों के आगमन को नियंत्रित करना, घुसपैठ को रोकना बहुत जरूरी है, पर उसके साथ साथ कानून में जो नागरिक अधिकार हैं और जो राष्ट्रीय सुरक्षा है और उससे जुड़ी हुई दंडपालिका है, उसमें एक नियंत्रण और एक संयम बहुत जरूरी है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के एक बहुत ही वरिष्ठ जूरिस्ट एचएम सिरवाई ने एक बार कहा था कि अगर संविधान से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को निकाल दिया जाए तो क्या असर पड़ेगा, और उन्होंने जवाब दिया कि उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इमिग्रेशन विधेयक में निहित कानूनों का विरोध सपा सांसद राजीव राय और कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने भी किया। उन्होंने भी पीएम मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि क्या 56 इंच का सीना खोखला हो गया है। गृह मंत्री जी और हमारे संसदीय मंत्री यहां अभी थे, मैं उनके बारे में कहना चाहूंगा। मैं 2016 में किरण रिजिजू ने क्या कहा यहां पे, लगातार ये पॉलिटिकल भाषा मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स की बात, ये लगातार बातें आती रही हैं। किरण रिजिजू ने 20 लाख के बारे इन्होंने कहा और अमित शाह जी ने 40 लाख के बारे कहा कि ये घुसपैठे यहां पे आ रहे हैं। हालांकि कोई सपोर्ट में कोई डेटा इन्होंने नहीं दिया। और तो और अभी सितंबर 2024 में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जब झारखंड के चुनाव हो रहे थे वहां जाके कहे कि यहां पे बांग्लादेश के पूरे घुसपैठी आ रहे हैं, लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। लेकिन इसी समय मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो आपके अंडर में है, 56 इंच का सीना क्या खोखला हो गया? यहाँ बैठे हुए में कोई नहीं चाहता कि हमारे देश के कानून इतने कमजोर हो कि जो आए वो चाहे रहे, जब चाहे रहे, जैसे जो मन करे वो करे और जो मन करे वो जाए। लेकिन सवाल ये है कि जब हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ आवश्यकता से अधिक लोग रह गए, इलीगल लोग आ गए या ओवर स्टेट कर गए, वीजा की प्रॉब्लम, जिस तरह मनीष तिवारी जी जो बातें कह रहे थे उन बातों को दोहराऊंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। सर, एक छोटी सी बात होती है, कोई किसी देश में जाकर ओवर स्टे या इलीगल इमिग्रेशन क्यों करता है? या तो उस देश में खुशहाली की व्यवस्था हो, अच्छा अर्थव्यवस्था हो, बेहतर फ्यूचर हो, जॉब हो, या कोई अपराध करने के लिए आता है। और उसका एक ही पैरामीटर है, पासपोर्ट में आपकी रैंकिंग क्या है, आपके पासपोर्ट की ताकत क्या है। 2014 में आप 76वें स्थान पर थे, डंका बजाते बजाते 2024 तक आते आते 85वें स्थान पर आ गए।
तो ये बताता है कि आपकी ताकत क्या है। बिल में कुछ ऐसी बातें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को देखा जाए तो बैलेंस नहीं रखता है। और उदाहरण के लिए हिंदुस्तान के लोगों के मन मस्तिष्क से वो तस्वीर अभी भी नहीं जा रही है जहां हमने देखा कि इलीगल इमिग्रेशन के नाम पर हमारे नौजवानों को हथकड़ियों और बेड़ियों में हमारे देश में वापस भेजा गया, और भी प्रधानमंत्री जी आने के बाद। और सरकार खामोश रही। मैं गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, हमारे हजारों लोगों को भेजा गया। अगर डंका बज रहा है, देश की व्यवस्था इतनी अच्छी है तो डंकी रूट से जाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं समानता और आत्मसम्मान के नाम पर कि अगर हमारे देश में एक भी अभी दिसंबर 24 में देहरादून में जसुआ इवान रिचर्डसन पकड़े गए थे सैटेलाइट फोन के साथ। हमारे यहां तो लोग रोजी रोजगार की तलाश में गए थे, सैटेलाइट वाला तो जासूस भी हो सकता है। 2023 में बिहार में पकड़े गए थे अमेरिकन सिटीजन जो नेपाल क्रॉस करना चाहते थे। गृह मंत्री जी, मैं आपसे चाहूंगा कि एक भी अगर अमेरिकन पकड़ा जाता है तो क्या वैसे ही हथकड़ियों में और बेड़ियों में आप वापस अमेरिका भेजेंगे, समानता का अधिकार रखेंगे, या सारे नियम कानून खाली हिंदुस्तान के लिए है? इसमें कुछ क्लाज ऐसे भी है जिसमें आपके इमिग्रेशन ऑफिसर को कोतवाल बना देता है, हेड कांस्टेबल बना देता है। No warrant required for arrest. Authorities can arrest without a warrant any person suspected of entering India without valid documents. Fine. All of us support nobody should enter in India without valid documents. Arrest can be made even on reasonable suspicion rising concern of subject. A reasonable suspicion to individual हो सकता है। आपको लगता हो कि कोई पत्रकार आकर आपकी आलोचना कर सकता है, कोई आकर आपकी डॉक्यूमेंट्री बना सकता है, तो आप उसको भी रोक देंगे। जो आपकी आइडियोलॉजी से सूट ना करे आप उसको भी रोक देंगे। वहीं आगरा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना के हमले का मुद्दा भी उठा और अखिलेश यादव के बयान को गिरिराज सिंह ने सनातनी विरोधी बताया, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि गौशाला से दुर्गंध आती है। इस पूरे मामले पर डिंपल यादव ने क्या कहा वो भी सुनिए। अखिलेश यादव जैसे लोग वोट के खातिर कुछ भी कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो नमाज तो पढ़ना शुरू ही कर दिया है। जिस गाय को हिंदू पूजता है उनको दुर्गंध आता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? हिंदू आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहे हैं। उन्हें वोट की आस्था है, उन्हें धर्म की आस्था नहीं। जो सोसाइटी है, जो हमारे समाज में है, उसमें एक भ्रमित करने की कोशिश जहाँ हो रही है, वहीं कहीं ना कहीं सोसाइटी को डिवाइड करने की भी कोशिश हो रही है। और जब कोई भी देश इस तरह से डिवाइसिव नियत के तहत चलाया जाता है तो हमेशा उस देश को नुकसान ही हुआ है। और जहाँ हमने देखा कि ईद के अवसर पे जहाँ गवर्नमेंट ने खाने के पैकेज बंटवाए, तो वो क्यों बंटवाए? तो अपनी मंशा को साफ करें कि वो क्या चाहते हैं आखिरकार, और क्यों वो लोगों को, देश के सभी जनता को, सभी लोगों को एक कंफ्यूजन में, एक असमंजस में रखना चाहते हैं। जी मैम, इसके साथ में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आगरा में उसकी पहचान मुगल नहीं बल्कि शिवाजी से है। हम ये कहना चाहते हैं, जो दलित सांसद जिस पे कल करणी सेना द्वारा हमला किया गया था, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से हमला हुआ, सबसे पहले तो हम उसकी निंदा करते हैं। और जो ये तत्व थे, जो वायलेंट तत्व थे, जो उपद्रव कर रहे थे, इसको ये सरकार पकड़ के जेल में भेजे। रामजी लाल सुमन के घर पे जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, तो क्या इसमें दलित एंगल जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि दलित हैं, इस वजह से उनके घर पर हमला हुआ? ये राष्ट्रीय जी का स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी कोई बात छुपाने वाली तो है नहीं कि वो किस उसको बिलोंग करते हैं। तो एक दलित नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, और जिस तरह से शासन और प्रशासन और जो करणी सेना ने मिली भगत से जो ये घटना को अंजाम दिया है, तो हम चाहते हैं कि अगर सरकार की मंशा साफ है तो ये जो करणी सेना के जितने भी अपराधी तत्व हैं, इनको जेल में भेजें। राणा सांगा का अपमान कर रहे हैं। पुरानी बातों को कुरेदना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पुरानी बातें कुरेद के बाहर निकलेंगी, इतिहास को अगर हम खोदेंगे, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं किसी न किसी लोगों के सेंटिमेंट, चाहे वो किसी भी समाज के हो, हर्ट होंगे। तो समाजवादी पार्टी एक प्रोग्रेसिव पार्टी है, डेवलपमेंट के तहत वह देश को आगे ले जाने की बात करती आई है, हमेशा करती रही है।
उधर सड़क पर नमाज को लेकर मचे हंगामे पर भी बात हुई। इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन छतों पर नमाज पढ़ने से कौन रोक रहा। ये कौन है तय करने वाले? भाई आपकी सड़क है, प्रॉपर्टी सरकार की है, तय करे सरकार। और मुसलमान को भी समझना चाहिए कि सड़क पर नमाज नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार ने मना कर दिया किसी की भी जगह पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक आपको उससे इजाजत ना हो। लेकिन छत के ऊपर, छत उनकी प्रॉपर्टी है क्या? छत उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। छत के ऊपर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे अगर भीड़ हो जाएगी? ये वो तय करने वाले कौन हो गए कि नमाज कहाँ पढ़े कहाँ नहीं पढ़े? सभी को करना चाहिए। ये फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है। अगर आज ये काम नहीं करोगे तो कल स्टेट की सरकारें बेकार हो जाएंगी, पंगु हो जाएंगी। ये जो केंद्र सरकार फैसले कर रही है पूरे फेडरल स्ट्रक्चर को तबाह करना चाहते हैं। देखिए वो अपने आप में इतनी कंट्राडिक्टरी है, आप ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। वो संविधान की कई धाराओं के ऊपर सीधे सीधे ओवरलैपिंग है, तो भी बहुत लंबी लड़ाई हम लोग। यानी कुल मिलाकर आज सदन में अच्छी बहस हुई और सदन के बाहर भी चर्चा अच्छी हुई, जिसमें इमिग्रेशन बिल और बैंकिंग बिल पर विपक्षी सांसदों ने सवाल भी उठाए और इसमें संशोधन करने की बात भी कही। तो फिलहाल संसद रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।